Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Hope you all will be very fine and in best of your health. You know, मैं हमेशा एक बहुत खूबसूरत दुआ से लेक्चर का आगाज़ करता हूँ। सो अभी पढ़ते हैं कि रब्बि ज़िदनी इल्मा, और हम पढ़ रहे हैं आज चैप्टर नंबर 10 का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डेफिनेटली कंपैरेटिव टॉपिक। और उस कंपैरेटिव टॉपिक में हम फिशेस की दो डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस करेंगे। उनमें से एक का नाम है कॉन्ड्रिक्थिस और दूसरी का नाम है ऑस्टिक्थिस। Whenever we say the word chondrichthyes, it means their skeleton is basically made up of cartilage. On the other hand, when we use the term osti means bone, and ostichthyes means the group of fishes that have got the bony skeleton. तो ये मेरे पास दो क्लासेस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके फीचर्स, इनकी खूबियाँ डिस्कस करने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। Yes, my dear zoologists, you know we are going to discuss the very first class of the fishes, that is called as chondrichthyes, and then we shall compare it with the second class that is called as the ostichthyes. और हस्बे आता हमने एक फ्लैश कार्ड ऑलरेडी रखा हुआ है आप लोगों के लिए भी, डेफिनेटली मेरे लिए भी है ये। सबसे पहली बात, व्हाट इज डायग्नोस्टिक फीचर? ऐसा कौन सा फीचर है कि जिससे आप देखते ही बता देंगे कि दिस पर्टिकुलर फिश शुड बिलोंग टू द कॉन्ड्रिक्थिस? तो उसमें सबसे पहली बात मेरे पास क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, कि देयर skeleton is made up of कार्टिलेज। ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। लेकिन आप कहेंगे सर ये वाला कैरेक्टर तो मैं नजर ही नहीं आ रहा। इसके लिए तो डेफिनेटली हमें फिश को डायसेक्ट करना पड़ेगा, और डायसेक्ट करने के बाद ही मैं कह सकता हूं या कह सकती हूं कि ये कॉन्ड्रिक्थिस से बिलोंग करे या ऑस्टिक्थिस से बिलोंग करने वाला ऑर्गेनिज्म है। तो इसके लिए आंसर माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि एक और फीचर जो बहुत ही यूनिक है वो ये कि इन ऑर्गेनिजम्स के माउथ वेंट्रल साइड पर होते हैं। माउथ इज वेंट्रल, तो जिन ऑर्गेनिज्म के माउथ वेंट्रल साइड पर होंगे हम उन्हें कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर प्लेस करते हैं। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं दूसरे ग्रुप से, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली व्हाट, ऑस्टिक्थिस। तो ऑस्टिक्थिस में मेरे पास क्या फीचर नजर आते हैं स्टूडेंट्स के? नंबर 1, ऑस्टिक्थिस हैव व्हाट, बोनी स्केलेटन। इनका ढांचा बिल्कुल कैल्सिफाइड बोन्स का बना होता है, जैसे कि हमारी हड्डियां हैं वैसा ही हार्ड स्केलेटन इनका होता है। और नंबर 2 बात यह है कि देयर माउथ इज टर्मिनल, ये बिल्कुल सिरे पे पाया जाता है, और इट इज एंटीरियर इन पोजीशन, या ये बिल्कुल फ्रंट वाली साइड पर होता है। और इस पर्पस के लिए आप लोग पहले इस शार्क का इमेज देखें। डेफिनेटली यू कैन फाइंड कि इसका जो माउथ है वो वेंट्रल साइड पर है। और इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉ फिश को, तो इसका माउथ भी वेंट्रल साइड पर है, और अगर आप लोग यहाँ पे काइमेरा को देख रहे हैं तो इसका माउथ भी वेंट्रल साइड पर है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, इस रो के साथ, जो द वेरी फेमस फिश जो बहुत ज़्यादा खाते रो फिश, तो इसका माउथ कहाँ है? बिल्कुल टर्मिनल साइड के ऊपर है। देन यू कैन सी दिस पर्टिकुलर कैटला। तो इस वाले केस में भी ऐसा ही है कि आप लोगों को माउथ एंटीरियर साइड पर नजर आ रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ के नामों से अगर बात की जाए तो जो महाशेर है, एक मछली, दैट इज ऑल्सो, उसका माउथ भी एंटीरियर साइड के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये बहुत ही वाज़ेह डिफरेंसेस है जिसको देखते ही आप बता सकते हैं कि ये जो फिश है बिलोंग कर गया कॉन्ड्रिक्थिस से या ऑस्टिक्थिस से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ जो बातें हम करने वाले हैं उसका ताल्लुक किसी खास ग्रुप से नहीं है, यानी कि वो वाले फीचर्स हम लोगों को दोनों ऑर्गेनिज्म में नजर आते हैं, दैट इज द बॉडी मॉर्फोलॉजी। बॉडी मॉर्फोलॉजी में एक वर्ड में आप लोगों की नजर कर रहा हूं, वो ये है कि देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन। जब मैं लिखता हूं कि बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसकी बॉडी की शेप इस तरह की है
कि जब ये वाला ऑर्गेनिज्म एक डेंसर मीडियम मीन वाटर में मूव कर रहा होगा तो इससे रेजिस्टेंस कम से कम हो, राइट। और इस पर्पस के लिए चलिए मैं ड्रॉ करता हूं बोर्ड के ऊपर। इसकी शेप आमतौर पर जो फिशेस की शेप है वो इस तरह से बनाई जाती है, यानी कि इस शेप को देखा जाए तो ये आगे से भी पतली है और पीछे से भी पतली है और दरमियान से मोटी है। इस किस्म की शेप को हम लोग नाम क्या देते हैं? फ्यूजिफॉर्म। इस पर्टिकुलर शेप को हम नाम क्या देते हैं? फ्यूजिफॉर्म। दरमियान से मोटी और साइडों से पतली। ये वाला जो एंड है आगे वाला, यू कैन से कि जो एंटीरियर हाफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म है, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, इट इज यूज्ड टू शेयर द वाटर। ये पानी को काटने के काम कर रहा होता है, राइट। इट इज मेकिंग इट्स वे टू द वाटर। और उसके बाद जब ये वाला वाटर उछल के इसकी बैक पे गिरता है तो इसे बैक से फर्दर एक एंटीरियर क्या मिल रही होती है? आगे की तरफ पुश मिल रही होती है। तो इसका आगे वाला यू कैन से टेपर और स्लंट जो है ये वाटर को काटने में, और पिछली स्लंट उसी कटे हुए वाटर से एंड यू कैन से फॉरवर्ड थ्रस्ट गेन करने के लिए काम कर रही होती है। तो इस किस्म की शेप को हम क्या नाम देते हैं? फ्यूजिफॉर्म शेप। इसके अलावा जो बात आपको माइंड में रखनी है वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को दो तरीकों से प्रेस भी कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं। उनमें से एक वे मेरे पास क्या है, उसे हम लोग नाम देते हैं लेटरल कंप्रेशन। हम बोलेंगे कि बॉडी इज लेटरली कंप्रेस्ड, यानी कि आप ये इमेजिन करें कि ये आप लोगों के पास एक सर्कल है, राइट। अगर मैं इस पर्टिकुलर सर्कल को साइडों से प्रेस करूं तो ये वाला सर्कल एक बाई कॉनकेव लेंस की तरह से हो जाता है। तो सेम इज द यू कैन से मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट फिशेस, यानी कि इनकी शेप हो जाएगी कुछ ऐसी। आप इसे एक वर्टिकल लेंस से तशबीह दे सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज लेटरली कंप्रेस्ड बॉडी। लेटरली का मतलब होता है साइडों से। तो नेचर ने इस पर्टिकुलर सर्कल को साइडों से फोर्स लगाई तो ये कैसा लेंस बन गया? वर्टिकल बाय कॉन्वेक्स लेंस। ऑन द अदर हैंड लुक एट दिस सर्कल अगेन। अगर मैं इस सर्कल को डॉर्सोवेंट्रली फोर्स लगाऊं तो उसके रिजल्ट में लुक एट दिस कि ये जो मेरे पास सर्कल है अभी किस में कन्वर्ट हो गया? एक हॉरिजॉन्टल बाय कॉन्वेक्स लेंस में। यानी कि ड्रॉ के देखते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में जो फिश या ऑर्गेनिज्म की शेप बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। इस वाले केस में जो फोर्स लगी थी इट इज नॉट ओनली फ्रॉम द डॉर्सल साइड मीन्स ऊपर वाली साइड, बट ऑल्सो फ्रॉम द वेंट्रल साइड मीन्स नीचे वाली साइड। तो इन दोनों की शेप्स को इस तरह करने का मकसद भी यही है कि इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लोकोमोशन इसे कम से कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े। तो ये ट्रू है फॉर बोथ ऑस्टिक्थिस एंड कॉन्ड्रिक्थिस, राइट। इसका मतलब ये है कि ये वाली सारी बातें आप लोग यहाँ पर भी कोड कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज फिन। फिन क्या है स्टूडेंट्स? ये बेसिकली एक अपेंडिकुलर स्केलेटन है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अपेंडिकुलर का मतलब मेरे पास क्या है कि कोई ऐसी चीज जो नॉर्मल बॉडी के साथ अटैच है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के साथ ये मेरी बाजू अटैच है। तो जो मेरा बाजू है इट इज पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। अगर आप लोग मेरी आईज को देखें तो मेरी आईज मेरे स्कल के अंदर हैं, दे आर नॉट अपेंडिकुलर। लेकिन आप मेरे नोज को देखें तो ये इसके साथ एक्स्ट्रा अटैच है, ये मेरे कान एक्स्ट्रा अटैच है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि ये अपेंडिकुलर ऑर्गन ऑफ द फेस हैं, ऑफ द स्कल हैं, राइट। आपके हेयर्स भी आपके स्किन के ऊपर लगे हुए हैं, तो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो फिन्स भी इन केस ऑफ फिशेस वो क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। अब अगर मैं फिन्स को देखूं तो फिन्स मेरे पास दो तरह के हो सकते हैं। ये बात यहाँ भी ट्रू है और ऑस्ट्रिच पे भी ट्रू है। क्या बात हो सकती है स्टूडेंट्स? चलिए हम ऐसा करते हैं बोर्ड को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए कि हम टाइप्स को दो डिफरेंट जगहों पे लिख लेते हैं। तो पहली जो मेरे पास टाइप है उसका नाम मेरे पास क्या है? पेयर्ड फिन्स।
पेयर्ड फिन्स, यानी कि ये फिन्स है जो हमेशा पेयर की फॉर्म में होंगे। अब आप इस ऑर्गेनिज्म को देखें तो आप देखें कि हम इसे आप लोगों को रोटेट कर रहे हैं टू शो द बोथ व्यूज। पहला व्यू मेरे पास कौन सा है? डेफिनेटली डॉर्सल व्यू, यानी कि मैं इस ऑर्गेनिज्म को डॉर्सल साइड से देखूं तो आपको इस ऑर्गेनिज्म की राइट लेफ्ट पे दो जगह अपेंडिकुलर अटैचमेंट नजर आती हैं। उनमें से एक है आगे वाली, ये जो आगे वाली अटैचमेंट है इसे हम क्या बोलते हैं? पेक्टोरल फिन, राइट। और अगर मैं पीछे की तरफ मीन टेल की तरफ उसके कॉर्नर की तरफ मूव करूं तो मुझे नजर आएगा कि यहां पर प्रेजेंट है एक और पेयर, और उस पेयर का नाम मेरे पास क्या है? पेल्विक फिन, राइट। तो दो पेयर्ड फिश नजर आते हैं हम लोगों को फिशेस के अंदर। आए उनके नाम लिखते हैं। उनमें से एंटीरियर, आगे वाला, जो आगे वाला है उसका नाम है क्या? पेक्टोरल फिन, पेक्टोरल फिन, राइट। और जो पीछे वाला है दैट इज कॉल्ड एज अ पोस्टीरियर पेयर, पोस्टीरियर, और उसको हम नाम क्या देते हैं? पेल्विक फिन। पेल्विक फिन इज सिमिलर टू आर हिप, हिप फिन, हिप के पॉइंट पे जो हमारी लेग्स अटैच है, और जो पेक्टोरल फिन इज सिमिलर टू आर आर्म्स और आर शोल्डर। इस तरह लिखे हैं मैंने पेयर्ड फिन। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि यहां पे अनपेयर्ड नहीं होते, होते हैं। तो यहां पे हम लोग प्लस लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि यहां पे अनपेयर्ड भी होते हैं, लेकिन अनपेयर्ड की डिटेल में आगे फ्रंट वाले कॉलम में लिख रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट नहीं है, पेयर्ड फिन्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो यहां पे पेयर्ड फिन तो है ही, यहां पे पेयर्ड फिन्स तो हैं ही। इसके अलावा मैंने बहुत बड़ा यहाँ पे प्लस ऐड किया है, प्लस। यहाँ पे और क्या क्या शामिल हो सकता है? तो आंसर इज अनपेयर्ड फिन्स, अनपेयर्ड फिन्स। इस पर्पस के लिए भी हम इस पर्टिकुलर एनिमेशन का सहारा ले रहे हैं। लुक एट दिस, कि अगर मैं इस पर्टिकुलर फिश को रोटेट करूं आप लोगों के सामने और मैं मूव करना शुरू करूं फ्रॉम द डॉर्सल, फ्रॉम द एंटीरियर साइड, तो पहली मुलाकात होती है मेरी एक ऐसे फिन से कि जो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। लुक एट दिस, ये उसकी ऊपर वाली साइड पे प्रेजेंट है, तो इसे मैं बोलता हूं क्या? डॉर्सल फिन। तो पहला फिन, पहला अनपेयर्ड फिन है डॉर्सल फिन, राइट। उसके बाद जो मुझे फिन नजर आ रहा है दैट इज ऑन द लोअर साइड, और वो जो लोअर साइड वाला फिन है हम उसे नाम क्या देते हैं? वेंट्रल फिन। इसके अलावा हमें यहां पे नजर आ रहा है एक और फिन दैट इज कॉल्ड एज कॉर्डल फिन, और कॉर्डल फिन का मतलब उसकी टेल भी होती है, राइट। तो ये किस्म के, इस किस्म के अपेंडिकुलर स्केलेटन और स्ट्रक्चर हमें नजर आते हैं फिश की दोनों साइड्स के ऊपर। अब अगला सवाल कि क्या ये जो मेरे पास फिन्स हैं दे आर डिजाइन्ड फॉर लोकोमोशन? तो आंसर इज नो। मोस्ट ऑफ देम दे आर जस्ट द बैलेंसिंग ऑर्गन, ये बैलेंस के तौर पे काम करते हैं। ये इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मीन फिश को बताते हैं कि अब तुम्हारी बॉडी की रिलेटिव पोजीशन क्या है इन द वाटर। अब बात है इसकी लोकोमोशन की, तो लोकोमोट करने के लिए अल्लाह ताला ने इनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के मसल दिए हैं जो इनकी बॉडी को इस वे में, अगर ऑर्गेनिज्म डॉर्सोवेंट्रली कॉम्प्रेस्ड है तो वो वेव प्रोड्यूस करता है डॉर्सोवेंट्रली, और अगर वो लेटरली कॉम्प्रेस्ड तो वो लेटरल वेव्स प्रोड्यूस करता है। उस केस में ऑर्गेनिज्म की बॉडी रिगल करती है इनटू अ एस शेप स्ट्रक्चर, और दैट लिटरली पुश द वाटर ऑन बोथ साइड्स और इन अपवर्ड एंड लोअर डायरेक्शंस, एंड इट कॉजेज अ propulsion ऑफ फिश इन द वाटर। तो इन पर्टिकुलर फिन्स का लोकोमोशन से ताल्लुक नहीं है बल्कि बैलेंस से ताल्लुक है। लोकोमोशन में हेल्प करते हैं उनके बॉडी के मसल्स, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज स्केल्स, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो हम कंपेयर करने जा रहे हैं किसमें? ऑस्टिकथिस में और कॉन्ड्रिक्थिस में। तो पहली बात हमारे डियर स्टूडेंट्स कि जो कॉन्ड्रिक्थिस होते हैं उनके स्केल्स कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक। देयर स्केल्स आर माइक्रोस्कोपिक, राइट। दूसरी बात यह है कि ये वाले स्केल्स रिप्लेसेबल हैं,
रिप्लेसेबल का मतलब है कि ये यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज डिसिडुअस, गिर जाने वाले। रिप्लेसेबल का मतलब है जाहिर है भाई पुराने गिर जाएंगे, उनकी जगह पर नए स्केल्स आ जाएंगे, तो हमने क्या बोलते हैं रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल, राइट। अब अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक डॉग फिश है, इसको हम नाम कहते हैं स्कोलियोडॉन साराकोवा। इस स्कोलियोडॉन साराकोवा को देखिए तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म के माउथ वाले एंड से इसके ऊपर हाथ फेरूं टुवर्ड्स द कॉर्डल एंड, तो मुझे किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आती। लेकिन ऑन द अदर हैंड लुक एट दिस कि अगर मैं इसको हाथ फेरूं कहां से, कॉर्डल एंड से हेड वाले एंड की तरफ और सेफेलिक एंड की तरफ, तो फिर मुझे अच्छी खासी रेजिस्टेंस फील हो रही है। मुझे महसूस हो रहा है जैसे मैं किसी सैंड पेपर के ऊपर हाथ फेर रहा हूँ। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इसके ऊपर डेफिनेटली माइक्रोस्कोपिक स्केल्स आर प्रेजेंट एंड दे आर डायरेक्टेड बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्ट्रॉनिक रीजन यही है कि इन्हें कम से कम रेजिस्टेंस हो व्हाइल कैरिंग आउट लोकोमोशन इन द वाटर। लेकिन स्केल्स का होने से जरूरी है बिकॉज दे गिव प्रोटेक्शन, राइट, from any sort of, from the enemies and from the abrasive damage of the water, etc etc. तो इनके पास constantly replaceable microscopic scales प्रेजेंट होते हैं और इन्हें हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट्स क्या, प्लेकॉइड स्केल्स। इन्हें हम नाम क्या देते हैं स्टूडेंट्स, प्लेकॉइड स्केल। लुक एट दिस, लुक एट दिस इमेज। अब मैंने इसमें क्या किया कि मैंने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्किन को मैग्नीफाई करके दिखाया जा रहा है आप लोगों को, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे स्केल्स दे आर डायरेक्टेड बैकवर्ड। और दूसरा तरीका इनको देखने का और ये भी होता है कि हम इन ऑर्गेनिज्म की स्किन को लें, इन्हें हम एक एसिड बेसिक सोल्यूशन में हम इन्हें बॉयल करें कुछ सम टाइम के लिए, और उसके बाद जो सोल्यूशन मेरे पास बने मैं उस सोल्यूशन की स्लाइड्स बनाऊं, तो मुझे आप लोगों को दिखाने में कि ये स्केल किस तरह के होते हैं, कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं इन इंडिपेंडेंट फॉर्म, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लुक एट दिस पर्टिकुलर इमेज, यहाँ पे आप लोगों को इंडिविजुअल स्केल्स भी नजर आ रहे हैं। सो दिस इज आर्किटेक्चर ऑफ गॉड रिगार्डिंग व्हाट कॉन्डेक्थिस। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारी ऑस्टिक्थिस में किस किस्म के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि जो हमारी क्लास है ऑस्टिक्थिस, उसके अंदर जो स्केल्स प्रेजेंट हैं उसके ऊपर मैं लिखा हुआ है DN। इसका मतलब है कि दे डू नॉट शेड ऑफ, मींस कि जैसे आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि उनके स्केल मुसलसल उतरते रहते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, तो इनके स्केल्स डू नॉट शेड। DN का मतलब है कि डू नॉट शेड, ये नहीं गिरते, डू नॉट शेड ऑफ, ये गिरते नहीं है। रादर ग्रो विद द एज, बल्कि मैं वर्ड लिख रहा हूं यहां पे रादर ग्रो विद द एज, उम्र के साथ साथ ये बड़े जरूर होते रहते हैं। बिकॉज कि जब ऑर्गेनिज्म छोटा था तो उनकी बॉडी का सरफेस एरिया छोटा था, तो उसके लिए छोटे साइज के स्केल्स काफी थे, लेकिन जब जब उनका साइज बड़ा हुआ तो उनकी बॉडी को कवर करने के लिए साथ साथ स्केल्स भी बड़े होते चले गए। दैट्स वाई कि इन ऑर्गेनिजम्स के स्केल्स कैसे होते हैं, मैक्रोस्कोपिक। व्हेन एवर वी यूज द टर्म मैक्रो, इसका मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो दीज स्केल्स आर बेसिकली मैक्रोस्कोपिक, और यू कैन सिंपली से कि दीज आर विजिबल टू द नेकेड आई, ये नेकेड आई से भी आपको नजर आ सकते हैं। यू कैन से जैसे हमारी बहुत फेवरेट मछली है रोहू, जिसे हम बहुत शौक से खाते हैं, इसमें आप लोगों को बड़े वाज़ेह तौर पे स्केल्स नजर आ सकते हैं। लुक एट द ब्यूटी ऑफ द नेचर। हमारे पास इन पर्टिकुलर स्केल्स की, मींस मैक्रोस्कोपिक स्केल्स की कितनी टाइप्स प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? 3 टाइप्स प्रेजेंट होती हैं। उनमें से एक का नाम है ग्नॉइड, GNOID, ग्नॉइड स्केल्स। एक का नाम है मेरे पास साइक्लॉइड स्केल्स, और तीसरी किस्म की जो स्केल्स हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं टीनॉइड स्केल्स। इन तीनों में क्या फर्क है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लुक एट दिस वेरी इमेज। दिस इज फॉर गिनॉइड स्केल, नेक्स्ट वन इज फॉर साइक्लॉइड, नेक्स्ट वन इज फॉर
ctenoid. Difference doesn't lie in the base. Difference basically lie in the crown of the what scale. उसमें आपको जो deposition patterns हैं वो different नजर आ रहे हैं. So it is a basic difference. Otherwise, other features are common in all of these particular scales. Now we want to see the other features of these two classes. For this purpose, we have to move to the next column of the board. Yes, my dear students, now we want to start the justice system. और डेफिनेटली हम इससे कंपेयर करेंगे किसके साथ, दोनों क्लासेस में. यू नो वेरी वेल कि प्रीवियस पार्ट ऑफ द बोर्ड में भी ऐसा ही हुआ था कि दिस वेरी हाफ दैट इज ऑन लेफ्ट साइड इट इज मेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट थिस. इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट थिस के बारे में बातें लिखेंगे और ये जो आगे वाला पोर्शन, लास्ट पोर्शन, वी शैल यूज इट फॉर ऑस्टेक्टिस मींस बोनी फिशेस. तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ये जो पार्ट है बोर्ड का, इट इज फॉर बोनी फिशेस, राइट. और ये वाला पार्ट है किसके लिए, फॉर कॉन्ट्रैक्ट थिस. सो लेट्स मूव बैक. माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि मैंने आपको प्रॉपर इमेजेस दिखाए थे. किसके, आपको याद होगा मैंने आपको इमेज दिखाया कैमरा फिश का, फिर मैं आपको दिखाया सॉ फिश, देन आई शोड यू इमेज ऑफ व्हाट, द शार्क, और यू कैन से द डॉग फिश. तो इन सब के जो माउथ थे दे वर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं, राइट. लेकिन अगर मैं बोनी फिशेस की बात करूं तो बोनी फिशेस के माउथ हमेशा फ्रंट साइड पे बिल्कुल टर्मिनल इन पोजीशन होते हैं. फॉर एग्जांपल आप बॉटल फिश की बात कर सकते हैं, जैसे बता कि आप कैटला की बात करें, आप महाशेर की बात कर रहे हो, तो ये सारी की सारी जो फिशेस हैं दे आर बेसिकली हैविंग माउथ ऑन द टर्मिनल एंटीरियर पोर्शन. अब हम बात करते हैं इनके टीथ की. तो इनके जो टीथ हैं स्टूडेंट्स, उनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देयर टीथ आर डेसिडुअस. जब मैं वर्ड यूज करता हूं डेसिडुअस, तो इसका मतलब मेरे पास ये है कि इनके दांत गिर जाने वाले होते हैं. ये दांत गिर जाते हैं. ये दांत इस ऑर्गेनिज्म की बकल कैविटी के मिडल पोर्शन मींस मीडियल पॉइंट से स्टार्ट होते हैं एंड देन दे बिगिन टू मूव आउटवर्ड. अब जब ये बाहर की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो जर्नी के दौरान में इनका साइज भी बड़ा होता चला जाता है, राइट. अगर आप देखें तो लुक एट माय हैंड कि ये अगर ओरल कैविटी की मीडियल साइड है तो ये ओरल कैविटी की से आउटर साइड है, यू कैन समथिंग लाइक इट, इस तरह से. तो जब ये अंदर वाली साइड पर था तो छोटा है, और बाहर आया तो और बड़ा हो गया, और जब सबसे बाहर आया तो और बड़ा हो गया, जब बाहर निकलेगा तो बिल्कुल गिर जाएगा, राइट. तो इस तरीके से दांत बकल कैविटी की मीडियल साइड से भी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं और बाहर की तरफ निकल जाते हैं, राइट. और प्लस इनके अंदर एक बात और भी बड़ी खूबसूरत है, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म टू होम वी कॉल एज शार्क्स. अगर आप इनकी बात करें तो आपको नजर आएगा कि इनके जो जॉस हैं दे आर रिवर्सेबल, ये तो बाहर निकल आते हैं, राइट. ये जो पर्टिकुलरली शार्क्स हैं ये अपनी नोज को पूरा का पूरा ऊपर की तरफ उठा के अपने जॉस को बाहर निकाल के बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म को भी क्या कर सकती हैं, बहुत बड़ी बाइट से कट कर सकती हैं. सो अगेन द वेरी वेरी ब्यूटिफुल मार्वल ऑफ द गॉड इन द टर्म्स ऑफ इट्स ओन नीड्स, राइट. फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के स्टमक की. तो तमाम की तमाम फिशेस में, चाहे वो हमारे पास ऑस्टेक्टिस से बिलोंग करें या कॉन्ट्रैक्टिस से बिलोंग कर रही हूँ, दोनों के अंदर जो स्टमक है वो जे शेप होता है. मीन टू से कि अगर मैं आपको ये एक डाइसेक्टेड फिश की डायग्राम का इमेज दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इसके स्टमक के दो पार्ट्स हैं, एक वर्टिकल और फिर थोड़े से पॉइंट के साथ एक अगेन वर्टिकल. इन दो किस्म के स्टमक में से एक को हम नाम देते हैं कार्डियक स्टमक और एक को हम नाम देते हैं पाइलोरिक स्टमक. इट इज वेरी एविडेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डाइसेक्शन. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सिस्टम की, दैट इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम. और अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो कॉमन सेंस कि जो मेरे पास होंगी क्या कॉन्ट्रैक्टिस, उनकी तमाम की तमाम जो गिल आर्चेस हैं दे विल बी मेड अप ऑफ कार्टिलेज. और अगर वो हुई मेरे पास फिशेस ऑफ द ऑस्टेक्टिस तो उनकी सारी की सारी गिल आर्चेस और गिल रैकर्स और गिल फिलामेंट्स दे ऑल विल बी मेड अप ऑफ व्हाट, डेफिनेटली बोनी फिशेस, बोनी प्लेट्स के बने हुए होते हैं, बोन्स के बने हुए होते हैं. अब हम बात करेंगे एक और फीचर की. अगर आप इन ऑर्गेनिज्म को देखें तो आप लोगों को इनके साइड्स पे प्रॉपर क्या नजर आ रहे हैं, सुराख नजर आ रहे हैं. ये उनके रेस्पिरेटरी होल्स हैं,
जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, गिल्स, राइट। इट मीन्स वी कैन से कि इन केस ऑफ व्हाट कॉन्ड्रिक्थिस द गिल्स आर विजिबल एंड दे आर लाइंग एट अ डिस्टेंस और देयर नंबर कैन बी मोर एज कंपेयर टू द ऑस्ट्रिक्थिस। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं बोनी फिशेस की बात करता हूं तो बोनी फिशेस में लुक एट दिस वेरी फिश, अगर आप इस फिश को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि गिल्स आर नॉट विजिबल। तो क्या इनके पास गिल्स आर नॉट प्रेजेंट? तो आंसर इज नो, गिल्स तो प्रेजेंट है लेकिन दे आर बीनीथ दिस बोनी फ्लैप, और ये जो मेरे पास बोनी फ्लैप है इट इज कॉल्ड एज ओपर्कुलम। इसका मतलब ये होगा कि ऑस्ट्रिक्थिस आर ओपर्कुलेटेड फिशेस। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर इमेज को देखें दैट इज शोइंग द क्रॉस सेक्शन इन द फ्रेंजियल रीजन, तो आपको नजर आएगा कि बेसिकली फिश की एंटीरियर साइड से वाटर एंटर हुआ और उसके बाद बकल कैविटी के साइडों से प्रेस होने की वजह से अब ये आ गया मेरे फ्रेंजियल रीजन में, और इस फ्रेंजियल रीजन के अंदर साइड पे दो बड़ी बड़ी कैविटीज बोलते हैं ब्रांकियल कैविटीज। उन ब्रांकियल कैविटीज के अंदर बेसिकली क्या है, गिल पाउचेज आर प्रेजेंट, और जब वाटर इन गिल पाउचेज में से गुजरता है तो फिर प्रेशर पड़ता है दैट लिटरली फोर्सेस दिस ओपर्कुलम इन आउटवर्ड डायरेक्शन क्रिएटिंग अ होल एट द पोस्टीरियर साइड, और इस पोस्टीरियर होल में से फिर सारे का सारा पानी बाहर निकल जाता है। फिर दोबारा से फिश अपना माउथ खोलेगी और पानी को अंदर लेके आएगी। तो इस पर्टिकुलर केस में गिल्स आर मोर प्रोटेक्टेड एज कंपेयर टू द व्हाट कॉन्ड्रिक्थिस। सो ऑस्ट्रिक्थिस हैव गॉट ओपर्कुलेटेड गिल्स and their number is less but they are more protected as compared to what the कॉन्ड्रिक्थिस। एक और फीचर जिसको हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर इज altogether absent in case of what कॉन्ड्रिक्थिस। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि स्विम ब्लैडर इज absent, it is absent in कॉन्ड्रिक्थिस। It is absent, it is not required, right? और आपने देखा है कि इसी वजह से इन पर्टिकुलर फिशेस को ज्यादा एक्टिवली स्विम करना पड़ता है एज कंपेयर टू द व्हाट बोनी फिशेस। आए हम लोग बोनी फिशेस की बात करते हैं। तो इन केस ऑफ बोनी फिशेस लुक एट दिस पर्टिकुलर यू कैन से ऑर्गेनिज्म, हम इस ऑर्गेनिज्म के अंदर पीप करके देख रहे हैं तो हमें नजर आएगा कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के पैरेलल के साथ साथ नेचर ने दो बैलून्स रख दी। दीज पर्टिकुलर बैलून्स आर कॉल्ड एज द स्विम ब्लैडर्स, और ये जो स्विम ब्लैडर्स हैं नेम इंडिकेट कर रहा है कि वो इसको स्विम करने में हेल्प करेंगे। इट मींस दे आर गोइंग टू इंक्रीज द बुएंसी, बाउंस, राइट, बाउंस उछाल की कुव्वत। तो ये उस पर्टिकुलर फिश पे उछाल की कुव्वत को बढ़ा देते हैं। अब सवाल ये है कि उछाल की कुव्वत कैसे बढ़ेगी? आंसर इज वेरी सिंपल, राइट। अगर किसी तरीके से मैं इस पर्टिकुलर फिश का सरफेस एरिया बढ़ा दूं, राइट, मींस वॉल्यूम को इंक्रीज कर दूं, तो जाहिर है ये फिश उतने ही मैस के लिहाज से क्या हुई, हल्की हो गई। मैस वो चीज नहीं हुआ लेकिन उसका मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया। हाउ आई कैन इंक्रीज द वॉल्यूम? डेफिनेटली बाय इन्फ्लेटिंग इट्स यू कैन से बेली। अगर मैं इसकी बेली को, इसकी ट्रंक को किसी तरीके से मोटा कर दूं, फुला दूं, स्वेलअप करवा दूं, तो जाहिर है क्या होगा कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मैस उतना ही रहेगा। उसके रिजल्ट में इस पे बुएंसी बढ़ जाएगी और आसानी से इट कैन फ्लो टू द टॉप ऑफ द वाटर, राइट। सवाल ये है कि इस पर्टिकुलर बैलून में गैस कहां से आती है? तो आंसर इज कि अगर हम इस पर्टिकुलर बैलून के अंदर घुस के देखें तो हमें पता चलेगा कि नेचर ने इसको प्रोवाइड किया है, नवाजा है एक बहुत ही खूबसूरत ग्लैंड जिसे हम नाम देते हैं क्या, रेड ग्लैंड। एंड दैट वेरी रेड ग्लैंड इज प्रोवाइडेड विद द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड दोज ब्लड कैपिलरीज आर कॉल्ड एज रेटी मीराबाइल। वो जो रेटिया और रेटिया मीराबाइल है, इट इज बेसिकली going to release different gases, particularly hydrogen और CO2, जो इसमें इन्फ्लेट करती है और इन्फ्लेट होने के बाद जाहिर है इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। इस वाले केस में इस स्विम ब्लैडर का फ्रेंजियल रीजन से अटैच होना जरूरी नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड
अगर देखा जाए तो बहुत से फिशेज में ऐसा भी होता है कि स्विम ब्लैडर इज बेसिकली अटैच्ड विद द फ्रेंजियल रीजन, तो उस वाले केस में गैसेस डेफिनेटली एब्जॉर्ब करके भी इस पे भरी जा सकती हैं। लेकिन चीफ पर्पस यही है कि हम इस पर्टिकुलर स्विम ब्लैडर को फुला लें। जब ये फूल जाएगा तो फिश के ऊपर उछाल की कुव्वत बढ़ जाएगी और ये आसानी से इट कैन राइज टू द वाटर टॉप ऑफ द वाटर। ऑन द अदर हैंड व्हेन दिस पर्टिकुलर फिश वांट टू गो इनटू द डीपर वाटर, तो क्या करेगी कि इस पर्टिकुलर टैंक को ये इवैक्यूएट कर देगी। जब इवैक्यूएट करेगी तो डेफिनेटली इस फिश का वॉल्यूम कम हो जाएगा, मैस उतना ही रहेगा, उछाल की कुव्वत कम हो जाएगी और ये क्या करेगी, इट कैन सिंक टू द डीपर यू कैन से लेवल्स ऑफ द ओशन। इसका एक थर्ड एडवांटेज भी है कि ये अपने इस पर्टिकुलर बैलून की इन्फ्लेशन के लेवल को कंट्रोल भी कर सकती है। मीन टू से कि जब चाहे और जितना चाहे गैस को निकाल सकती है और भर भी सकती है। इसका मतलब ये होगा कि ये ओशन में भी किसी खास लेवल पे अपने आप को एडजस्ट भी कर सकती है, बी अप टू 100 फीट डाउन और 50 फीट डाउन और 150 फीट डाउन वट। तो ये अपने आप को एडजस्ट भी कर सकती है बाय कंट्रोलिंग द वॉल्यूम ऑफ what swim bladders in it. So nature ने इसको बहुत ही खूबसूरत डिवाइस से नवाजा हुआ है, that is called as a swim bladder. Let's see the next topic. अब अगली बात एक और आपको बतानी है, that is very very important, वो है spiracles. अब spiracles क्या है? They are similar to our nose. अगर आप कोई बंदा से पूछ ले कि ये स्पेरिकल्स और स्पाइरिकल्स क्या होते हैं तो आप लोग बोलेंगे दे आर सिमिलर टू आवर नोज। समटाइम दिस स्पाइरिकल इज कनेक्टेड टू द बकल कैविटी और फ्रेंजियल रीजन। ऑन द अदर हैंड इट मे नॉट बी कनेक्टेड और इट इज ऑल टुगेदर एब्सेंट। अगर ये ऑल टुगेदर एब्सेंट हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट बात को गौर से सुनिएगा। अगर ये स्पेरिकल बिल्कुल एब्सेंट हैं तो फिर इस पर्टिकुलर फिश को कॉन्स्टेंटली स्विम करना है, इसको सोना नहीं है, बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली इसको अपना माउथ ओपन रखना है सो दैट के वाटर इसके माउथ से इसके फ्रेंजियल रीजन से गुजर के इसके गिल्स को क्या करता रहे, एयरेट करता रहे और इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ऑक्सीजन डिमांड पूरी होती रहे। राइट, तो ये समझ लिया, अगर उन्हें सोना भी हो तो तैरना जरूरी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर ये स्पेरिकल्स प्रेजेंट हैं और वो हमारे मेन रेस्पिरेटरी एपरेटस से कनेक्टेड है तो फिर क्या हो सकता है कि ये वाली एक फिश से बोलते हैं बैम्बू फिश। अगर आप इस पर्टिकुलर फिश को देखें तो इसको नेचर ने स्पेरिकल से नवाजा है जो अटैच हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। तो फिर ये वाली फिश आराम से बॉटम के ऊपर बैठ के इन पर्टिकुलर स्पेरिकल्स बेस से ऑक्सीजन रिच वाटर लेकर प्रोवाइड कर सकती है टूवर्ड्स द गिल्स, तो ये जिंदा रह सकती है। सो spiracles they are altogether absent in case of definitely what bony fishes. Now we want to see the next thing. Next topic is circulatory system. मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्कुलेटरी सिस्टम के बगैर सर्वाइव कर सकता है। सेम इज द केस हियर। इस वाले केस में जो ऑर्गेनिज्म है इट इज प्रोवाइडेड विद अ हार्ट डेफिनेटली, एंड दैट वेरी हार्ट इज कॉल्ड एज अ वीनस हार्ट। हम इसे वीनस हार्ट क्यों बोल रहे हैं? आप इस डायग्राम में देखिए कि जितना भी इम्प्योर ब्लड है इट इज बीइंग इंजेक्टेड इन द हार्ट, वो हार्ट में आ रहा है। इसमें कभी भी प्योर ब्लड आता ही नहीं है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? वीनस हार्ट, बिकॉज इट इज रिसीविंग एंड पंपिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस इम्प्योर ब्लड। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये वाला एट्रियम इम्प्योर ब्लड रिसीव करेगा तो इट विल फोर्स द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल विल फोर्स द ब्लड इनटू द वेंट्रल एओर्टा। बात जरा गौर से सुनिए आप लोगों ने कि ये जो मेरे पास वेंट्रल एओर्टा है देन इट विल गिव राइज टू लेटरल ब्रांचेस। लेटरल के साइडों पे निकले हुए ब्रांचेस को जाता है। कितनी ब्रांचेस बनेंगी यहाँ पे? मल्टीपल ऑफ 2 ऑफ द नंबर ऑफ द गिल्स। राइट, जितनी हमारे पास गिल्स है तकरीबन उनका मल्टीपल ऑफ 2 बनेंगी, बिकॉज कि आपको पता है कि किसी भी गिल के अंदर एक एंटीरियर डेमी ब्रैंक होती है, एक पोस्टीरियर डेमी ब्रैंक होती है। मींस एक गिल का आगे वाला आधा हिस्सा होता है, पीछे वाला आधा हिस्सा होता है। तो हमने इन दोनों को ब्लड सप्लाई करना है, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे नंबर ऑफ द you can say branches that give rise from the ventral aorta they are too much, वो काफी ज्यादा होती है। पर्पस
कि हम उस पर्टिकुलर ब्लड को गिल्स तक पहुंचा दें. Then these particular gills, they will cause aeration of the blood or add oxygen to the blood, and then these particular blood vessels, they will combine dorsally. dorsal तब तो मिलती हैं और मिलकर बना लेती हैं क्या, वेंट्रल एओर्टा, और फिर इस वेंट्रल एओर्टा में से ब्लड उनकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो ये है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कि उनका हार्ट सिर्फ 2 चेंबर पे कंसिस्ट करता है. वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज द सिंगल एट्रियम, अदर वन इज कॉल्ड एज सिंगल वेंट्रिकल. राइट. एक बात आपको बतानी है कि अगर आप इनके आरबीसीज को देखें, चाहे वो ऑस्टिकथेस हो या वो हमारे पास बोनी फिशेज हो, तो इनके आरबीसीज अनलाइक अस कैसे होते हैं, न्यूक्लिएटेड. तो बातें लिखते हैं आप लोगों के लिए कुछ. सबसे पहली बात मेरे पास है कि इनके पास एक वीनस हार्ट है. वीनस हार्ट. सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ये दोनों के लिए ट्रू है. इट इज ट्रू फॉर बोथ ऑफ देम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. और तीसरी बात मैंने आपसे क्या बोली थी कि दे हैव मैनी ब्रांचेस ऑफ एओर्टा. मैनी ब्रांचेस ऑफ एओर्टा. और एक बात जो मैंने आपसे बोली थी कि दे हैव गॉट अ न्यूक्लिएटेड आरबीसी. इट इज इंपॉर्टेंट, आरबीसी. राइट. और मैंने आपसे क्या बात की थी, जो वीनस हार्ट है उसके मेरे पास एक एट्रियम है और मेरे पास एक ही क्या है, वेंट्रिकल है. सो दीज थिंग्स आई हैव डिस्क्राइब्ड यू. नाउ वी वांट टू सी द एक्सक्रीटरी सिस्टम. डेफिनेटली एक्सक्रीटरी सिस्टम इज क्वाइट एडवांस, and for this purpose they have got a pair of definitely kidneys. They have got a pair of kidneys. ठीक है. And definitely blood is in direct contact with the kidneys through renal arteries, and these particular kidneys, they are going to carry out the process of filtration of waste products from the kidneys, and then they remove the waste products to the ureter, to the urinary bladder. However, urinary bladder is not that pronounced, and they just drain the the waste product into the cloaca, and cloaca just push the urine out. So ये है हमारे पास detail about the excretory system. It is true for both of the classes, means bony fishes and osteichthyes. Now we want to see the next thing, that is the nervous system. Yes, they belong to the group that is called as a vertebrata, और वर्टिब्रेटा भी लोग इसे बोलते हैं. और इस पर्टिकुलर केस में दे डू हैव व्हाट, अ वेरी प्रोनाउंस्ड, वेरी कॉन्स्पिकुअस ब्रेन, एंड दैट हैज गॉट एन एक्सटेंशन दैट इज कॉल्ड एज अ वर्टिब्रल कॉलम और सिंपली द बैकबोन. और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं डेफिनेटली इनका क्या, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह. लेकिन आप लोगों को जो यहाँ पे याद रखनी है, जो आपको एक नंबर दिला सकती है, वो ये है कि इनके पास 10 पेयर्स ऑफ नर्व्स होते हैं. They have got 10 pairs of cranial nerves. I think कि आपको ये बात पता है कि वो वही नर्व जो हमारे ब्रेन से निकलती हैं उन्हें हम लोग नाम क्या देते हैं, क्रेनियल. और जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम से निकलती हैं नाम देते हैं स्पाइनल. तो यहाँ पे निकलती हैं क्रेनियल नर्व्स. कितनी, 10 pairs. Can you guess how many cranial nerves are there in your body? Perfect. 12. We have got 12 pairs of cranial nerves, and these particular fishes have got 10 pairs of cranial nerves. Now we want to see the last topic of the day. And last topic is reproductive system. तो इस वाले केस में हमें जो चीज़ें कंसिडर करनी है वो ये हैं कि यहाँ पे टाइप ऑफ सेक्सेस कौन से हैं, गोनेड्स कहाँ हैं, किस तरह के हैं, कितनी हैं, एग्स कितनी हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, डेवलपमेंट की टाइप कैसी है, एंड फाइनली वी विल सी द एग्जांपल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप ऑफ सेक्सेस. तो यहाँ पे हमारे पास हर्माफ्रोडाइट फिशेस नजर नहीं आती. यहाँ पे हम लोगों को हमेशा मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल ऑर्गेनिज्म डिस्टिंक्ट नजर आते हैं. However, very conspicuous sexual dimorphism is not there. इसको हम समझते हैं फोर्थ कॉलम. Look at this particular male shark, for example, and this is the female shark. There is no, you can say, difference at all. हमें कोई बड़ा वाज़े sexual dimorphism नजर नहीं आ रहा. इसका मतलब है कि इनके अंदर
सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं होते। हाउएवर अगर मैं देखना चाहता हूँ कि इनमें से मेल शार्क कौन सी है या फीमेल शार्क कौन सी है, तो आई हैव टू कैरी आउट डाइसेक्शन, राइट। इसका मतलब है कि हमें अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स पे डिसाइड करना है कि इनमें से मेल शार्क कौन सी है, फीमेल शार्क कौन सी है। तो जब मैंने डाइसेक्ट किया तो पता चला कि इनके पास पेयर्ड गोनेड्स हैं, यानी कि अगर टेस्टिस है तो वो भी पेयर की फॉर्म में है, और अगर फीमेल में ओवरीज है तो वो भी पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। दे हैव गॉट पेयर्ड गोनेड्स, राइट। एंड नेक्स्ट नाउ वी वांट टू सी अनदर थिंग कि क्या सारी फिश के बारे में ये बात सही है, तो आंसर इज नो। बहुत सी फिशेस में हमें एक कपुलेटरी ऑर्गन नजर आता है दैट फॉर्म्स ड्यू टू यूनियन ऑफ द टू सेमी सर्कुलर ट्यूब्स अटैच्ड विद द पेल्विक फिन। जब ये दो पेल्विक फिन्स आपस में मिल जाते हैं तो इनके मिलने से एक ट्यूब बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ कपुलेटरी ऑर्गन दैट एक्ट्स एज अ पीनस, और हम उसे नाम कह देते हैं क्लैस्पर। तो जिन ऑर्गेनिज्म के साथ क्लैस्पर अटैच होगा दैट इज अ मेल फिश, और जिसपे क्लैस्पर अटैच नहीं होगा दैट इज अ फीमेल फिश, जिसे मैंने बोला कि इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स। इससे हमें एक और बात भी पता चलती है कि इस वाले केस में जिनके पास क्लैस्पर होगा दे विल कैरी आउट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जिनके पास क्लैस्पर नहीं होगा वो डेफिनेटली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पता चल रहा है कि फिशेस वाले केस में कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं इंटरनल, और कुछ करते हैं एक्सटर्नल। बहरहाल जहां भी हो स्पर्म विल फर्टिलाइज द एग, और एग को फर्टिलाइज करने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, जाइगोट। अब जाइगोट बनने के बाद की जो बातें हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो डेफिनेटली क्या करेंगे, सिर्फ एग ले करेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स। लेकिन बहुत सी हमारे पास फिश ऐसी वैरायटी भी हैं जो प्रॉपर बच्चे देती हैं, उन्हें हम ना क्या बोलते हैं, विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। सो यहाँ भी डाइवर्सिटी नजर आती है, ओविपेरस फिशेस भी होती हैं और विविपेरस फिशेस भी होती हैं, राइट। सो रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन दीज आर द यू कैन से सम फीचर्स। लेकिन जब थोड़े से बेबीज बड़े हो जाते हैं, दे कम आउट ऑफ द यू कैन से एग्स, तो उसमें अगेन प्रोटेक्शन के लिहाज से भी हमें फिशेस में कुछ फिशेस की ऐसी वैरायटी नजर भी आती है जिसे हम लोग माउथ ब्रूडर्स बोलते हैं। वो अपने डेवलपिंग एग्स को और बेबीज को अपने माउथ में रखते हैं जब तक कि वो स्टेबल नहीं हो जाते। तो नेचर ने यहाँ जो ममता है उसे बिल्कुल अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचाया हुआ है, राइट। सो ये सिर्फ इंसानों में ही नहीं होती, अपनी नेक्स्ट जनरेशन की प्रोटेक्शन का जज्बा है, ये हम लोगों को इन ऑर्गेनिज्म में भी नजर आता है। सो लेट्स मूव टू द एग्जांपल्स कि हमारे पास एग्जांपल कौन कौन सी है। वैसे तो बहुत डिस्कस हुई आप लोगों के साथ। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस, लुक एट दिस, ये हमारे पास शार्क है, लुक एट दिस, ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, काइमेरा। देन वी हैव गॉट अ डॉगफिश दैट इज कॉल्ड स्क्विडोन साराकोवा। और अगर हम तीन एग्जांपल देखना चाहें, जैसे मैंने बोला कि रो है हमारे पास, देन वी हैव द कैटला एंड देन वी हैव गॉट फॉर एग्जांपल द महाशेर। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थी जो यहाँ पे हम कोट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया आप लोगों से सॉफ्ट फिश भी एग्जांपल हो सकती है, फिर हमारे पास ईगल फिश की एग्जांपल दी जा सकती है, फिर हमारे पास और डिफरेंट किस्म की फिशेस एग्जांपल भी हैं, दोज आर प्रेजेंट इन द ओशंस। तो उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप सिर्फ बुक को ही कंसल्ट ना करें, आप लोग इंटरनेट पे बैठें और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस, दीज एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस ऑसिस को भी स्टडी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक, और कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ हम आप लोगों से मिलते हैं एनिमेशन के साथ। सो लेट्स मूव टू द एनिमेशन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस एनिमेशन की मदद से हम आप लोगों को कुछ मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। रिमेंबर, ये इन्फॉर्मेशन आपके सिलेबस का पार्ट है, इसे आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। हमेशा कहता हूं, मुमकिन है ये वो नंबर हो जो आपको मैट्रिक में ले जाए, तो बातों को आप बड़ा गौर से ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात है कि हमारे डियर स्टूडेंट्स के इस पर्टिकुलर ग्रुप यानी फिशेस में हमारे वर्टिब्रेट्स का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। कैन यू नेम द वेरी फर्स्ट वन? वेरी फर्स्ट लार्जेस्ट वर्टिब्रेट इज बेसिकली अ मैमल दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लू व्हेल। ये सबसे बड़ा वर्टिब्रेट। लेकिन अगर मैं बात करूं इन पर्टिकुलर फिशेस में, तो इनमें शार्क इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द फेस ऑफ अर्थ, और इसकी हाइट भी, इसकी जो लेंथ है वो भी 50 to 70 फीट तक हो जाती है, जबकि लार्जेस्ट एनिमल की जो मीन्स वेल की जो लेंथ है इट इज अप्रोक्सीमेटली 98 फीट और यू कैन से 100 फीट। सो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द फिशेस।
फिर अगर मैं बात इंटरेस्टिंग आपसे बात करूं तो ये जो हमारी वेल है, जैसे मैंने बोला था कि लुक एट दिस एनिमेशन, तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये वेल अपनी नोज को पूरी तरीके से लिफ्ट करके अपने जॉस को बाहर निकाल के भी अपने ऑर्गेनिज्म को बाइट कर सकती है. इट इज अ वेरी वोरेशियस ऑर्गेनिज्म. इट हैज गॉट सर्टेन सेंसर्स नियर द नोज दैट कैन सेंस a drop of blood miles away, right? तो इस पर्टिकुलर यू कैन से फिश की ब्लड को या इंजर्ड लोगों को सेंस करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये वोरेशियस एनिमल कभी किसी ब्लीडिंग ऑर्गेनिज्म को माफ नहीं करता और उसे एनगल्फ कर जाता है. सो नेक्स्ट थिंग इज अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम चलते हैं नंबर 2 पॉइंट पर कि यहाँ पे हमें दुनिया के बड़े अजीबोगरीब किस्म के ऑर्गेनिज्म भी नजर आते हैं. That basically belongs to the Chondrichthyes, and these particular organisms are called as skates and rays. अब ये जो मेरे पास skates और rays हैं, ये शक्ल के लिहाज से काफ़ी मिलती जुलती होती है, लेकिन जो skates हैं वो आमतौर पे छोटे साइज़ की होती है, जो rays हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ की होती है. अब भी दोनों में कॉमन क्या है कि इनकी जो pelvic girdle है ये काफ़ी बड़ा होकर बॉडी का फ्यूज़ होकर एक स्विमिंग apparatus बना देता है, राइट? तो इस पर्टिकुलर फिन की वजह से ही ये वाली फिशेज एक्टिवली क्या कर सकती हैं, समंदर में स्विम कर सकती हैं, राइट? फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो हमारी स्केट्स हैं वो स्मॉलर होती हैं और जो रेस हैं वो उसके मुकाबले पे काफ़ी बड़े साइज की होती हैं. अगर आप देखें तो वैसे आप लोगों को इनके फिन्स की जो चौड़ाई है वो भी वेरिएबल नज़र आती है. इस पर्टिकुलर ग्रुप में आप लोगों को फिन तकरीबन मिडल रीजन से चौड़ा नज़र आता है, लेकिन दूसरे ग्रुप में आप लोगों को फिन बिल्कुल इंटीरियर साइड से मैक्सिमम चौड़ा नजर आता है. आई एम टॉकिंग अबाउट रेस. और यह आहिस्ता आहिस्ता टेपर डाउन होता है टुवर्ड्स द बैक. तो दोनों में ये एक फ़र्क भी है साइज के अलावा. अगर मैं अब बात कर रहा हूँ कि इनकी रेस की, तो रेस की मेरे पास 2 टाइप्स होती हैं. उनमें से एक को मैं बोलता हूँ स्टिंगरे. लुक एट दिस वेरी ऑर्गेनिज्म. इट इज़ अ वेरी डेंजरस ऑर्गेनिज्म. मैं क्यों डेंजरस बोल रहा हूँ? बाजार तो ये बहुत शरीफ ऑर्गेनिज्म लग रहा है. तो आंसर इज कि इसकी जो बदमाशी है वो कहाँ लाई कर रही है? इसकी टेल में. अब इसकी टेल को देखें तो इसके पास 2 बहुत ही हार्मफुल किस्म के क्या प्रेजेंट हैं, स्पाइंस, राइट? इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्टिंगरे. ठीक है. इस पर्टिकुलर स्टिंग की मदद से ये अपने शिकार को काफी ज्यादा फोर्स से हिट करते, समथिंग लाइक अ लैश. इसकी टेल के ऊपर जो 2 स्पाइंस हैं ये उसको हिट करते हैं और उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देते हैं, राइट? और फिर जाहिर है वो चूंकि स्टंट है ऑर्गेनिज्म के भी साथ हुआ क्या है तो उस टाइम पे इसको अटैक कर सकती है, इसलिए भी इसे क्या बोलते हैं, स्टिंगरे. अदर वन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक रे. अब इस ऑर्गेनिज्म को देखें तो इसके पास तो ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जो हमें नजर आई थी किसमें, स्टिंगरे में, लेकिन इसकी जो प्रेडेस्टल एबिलिटी है इट इज बेसिकली लाइंग इन इट्स पेक्टोरल मसल्स. इसकी जो पेक्टोरल मसल्स हैं दे आर बेसिकली लाइंग ऑन द वेंट्रल साइड. दे आर प्रोवाइड विद इलेक्ट्रिकल बैटरीज और ये इलेक्ट्रिकल बैटरीज 50 वोल्ट तक का करंट प्रोड्यूस कर सकती हैं और 50 वोल्ट का करंट वाटर के अंदर किसी 220 वोल्ट के करंट के बराबर फील होता है. और जब ये ऑर्गेनिज्म जब ये शॉक किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को पहुंचाती है तो वो ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली स्टन हो सकता है, बेहोश हो सकता है, मर सकता है और फिर ज़ाहिर इसको प्रेडेट कर सकती है, राइट? फिर हम देखेंगे स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशंस, क्योंकि क्या हमें इन पर्टिकुलर फिशेस से कोई फायदा हासिल हो सकता है? तो आंसर इज यस. आप इस पर्टिकुलर शिप को देख सकते हैं कि ये वाला शिप कितनी ज्यादा क्वांटिटी में समंदर में से मछलियां पकड़ रहा है. वाई दे आर कैचिंग दैट मच ह्यूज वॉल्यूम? इट इज नॉट अ बिगर वॉल्यूम एज कंपेयर टू आर्टेमिस. यानी कि इंसानों की फूड की डिमांड पूरी की जाती है इस पर्टिकुलर फिश के साथ. तो यू नो हम भी बहुत ज़्यादा फिश खा रहे हैं और दुनिया में और भी बहुत से लोग डिफरेंट साइज की फिशेस खा रहे होते हैं. तो बहुत छोटी सी फिश से लेकर बहुत बड़ी बड़ी फिश तक ये फूड का एक बहुत बड़ा सोर्स है. फिर नंबर 2 पे आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट फिशेस के स्किन से ऑब्टेन होने वाला लेदर और उससे बड़ी प्रोडक्ट्स भी नजर आ रही हैं. फिर हम चलते हैं नंबर 3 थिंग के ऊपर, जो कि एक बहुत ही वाइटल चीज़ है और दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, दैट इज़ द विटामिन ए और डी. हम इनके लिवर में से पर्टिकुलरली एक होती है फिश, उसे बोलते हैं कॉड फिश. उस पर्टिकुलर कॉड फिश के लिवर में से हम एक ऑयल निकालते हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉड लिवर ऑयल. आमतौर पे मार्केट में ये 7 C's कैप्सूल के नाम से भी अवेलेबल होते हैं, राइट?
तो इस पर्टिकुलर ऑयल में बहुत रिच क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं विटामिन ए और डी। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी जो आप लोगों को इस पर्टिकुलर ग्रुप से क्या करती है, नजर आती है। इसके अलावा भी आपको ये बात पता है कि नेचर इस किस्म के ऑर्गेनिज्म को, बर्बर ऑर्गेनिज्म को क्यों प्रोड्यूस करती है? टू कीप द नेचर इन बैलेंस। इसका मतलब ये है कि बीइंग प्रेडेटर एंड प्राइमरी कंज्यूमर, दे आर द वेरी बिग सोर्स ऑफ द इकोलॉजी और the food chain. They are the very big. So that's it from this lecture, or from this you can say comparative study of the osteichthyes and chondrichthyes. I want to say you every best wish, and I want कि आप अपनी मंजिल जरूर गेन करें। दुआ पे जब भी हो हमें भी याद रखिएगा, अपने पेरेंट्स को भी याद रखिएगा, और ख़ास तौर पर इनका बहुत ख्याल रखें। With this comment I want to say you Allah Hafiz.